हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ ईज 24/7 पे। आज हम ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सीटेट एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो है फरवरी 2015 की, और इसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसको हम समझेंगे और कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्यों होगा, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सॉरी, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट है इसमें। ईवीएस एनसीएफ 2005 है ना, हैज नॉट रिकमेंडेड एट एनी प्रिस्क्राइब्ड कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक फॉर ईवीएस फॉर क्लास 1 and 2। द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस। अब हमने एमसीएफ में पढ़ा था ना 2005 में कि क्या होता है कि 2005 एनसीएफ क्या बताया है कि जो क्लास फर्स्ट और सेकंड में क्या होता है, ईवीएस नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि हम ईवीएस को इंट्रोड्यूस करते हैं किसके थ्रू? इंग्लिश यानी लैंग्वेज के थ्रू और मैथ्स के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं, और होलिस्टिक हम पढ़ाते हैं, इंटीग्रेटेड लर्निंग पर फोकस करते हैं। इसलिए हम क्लास 1 और 2 में ईवीएस नहीं पढ़ाते अलग से, उसको हम किसके साथ पढ़ाते हैं? इंग्लिश के साथ यानी लैंग्वेज के साथ जोड़कर और मैथ के साथ जोड़कर। तो इसमें बताया गया है कि इसका रीज़न क्या होना चाहिए, क्यों नहीं दिया गया है क्लास 1 और 2 में ईवीएस को। तो हमारा पहला ऑप्शन है ईवीएस इज ओनली फॉर क्लास 3rd ऑनवर्ड। ये कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा है कि क्लास 3rd से ही स्टार्ट होना चाहिए। लर्नर इज इन क्लास 1 and 2 कैन नॉट रीड एंड राइट। ये भी कहना गलत है कि क्लास 1 और 2 के बच्चे पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, है ना। टू प्रोवाइड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, यस, यही आपका ऑप्शन सही होगा कि बच्चों को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना है ना, संदर्भ में पढ़ाना है, और जिसके थ्रू बच्चे समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कक्ष संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। टू रिड्यूस द लोड ऑफ कैरिकुलम, ये कोई सही ऑप्शन नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको कैरिकुलम का लोड कम करने के लिए आप ईवीएस थोड़ी ना हटा दोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a teacher has to teach about the cultural diversity in a food in our country to class 4th student. Which of the following is the best way to teach this topic? यानी एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है, और इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। यानी आपको बताना है कि अगर क्लास में आपको कल्चरल डाइवर्सिटी से रिलेटेड आपको क्या पढ़ाना है, फूड को पढ़ाना है। कि क्या आपको पता है कि डिफरेंट स्टेट जो है, स्टेट वाइज फूड भी अलग होते जाते हैं ना। कहीं अब गुजरात का आप जानते हो कि गुजरात में ढोकला चलता है, दाल बाटी चूरमा हम राजस्थान में खाते हैं, बिहार में लिट्टी चोखा चलता है। तो इस तरह क्या है ना, अलग अलग स्टेट के अलग अलग फूड हैं। तो ये क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी को शो कर रहा है ना, कि हमारे देश में अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग तरह के खाना लोग खाते हैं, है ना। तो उसको अगर पढ़ाना है तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, यहाँ पर आपको बताना है। गिव ए प्रोजेक्ट टू द स्टूडेंट अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ फूड टेकन बाय द पीपल ऑफ द वेरियस स्टेट इन आवर कंट्री। आपको यहाँ पे पता है कि प्रोजेक्ट दे देंगे और बच्चों को, और बच्चे इकट्ठा करके लाएंगे कि इस स्टेट के लोग ये खाते हैं, ये खाते हैं, है ना। दूसरा है आस्क स्टूडेंट व्हाट दे हैव ईटेन फॉलो बाय अ डिस्कशन। ये भी ऑप्शन नहीं होगा कि डिस्कशन के थ्रू आप पढ़ा दोगे, ये बात भी सही नहीं है। आस्क स्टूडेंट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द काइंड ऑफ फूड टेकन इन देयर फैमिली। आपको ये बताना है। अब देखिए फैमिली, अगर मान लीजिए कि आप किसी एक स्टेट में पढ़ा रहे हैं, तो आप उस स्टेट में क्या पर्टिकुलरली उस स्टेट के ही बच्चे ज़्यादातर रहते हैं। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल है, ऐसे भी अगर उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉई अगर नहीं हैं, तो उसमें बहुत सारे बच्चे क्या हो लोकल एरिया से आते हैं। तो अगर आप उसके फूड को या उसके घर के खाने को देखोगे तो सब में सिमिलरिटी दिखेगी। हमें यहाँ पे क्या करना है, कल्चरल डाइवर्सिटी को, यानी अलग अलग खाने को देखना है। तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा।
शो ऑप्शन नंबर 4 क्या करा, शो फ्लैश कार्ड हैविंग पिक्चर ऑफ वेरियस फूड। देखिए फ्लैश कार्ड क्या होगा, पैसिव लर्निंग को शो करता है कि आप फ्लैश कार्ड दिखा के अब बच्चों को बताओगे। अब इसमें जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, गिव ए प्रोजेक्ट टू स्टूडेंट अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ फूड टेकन बाई द पीपल ऑफ द वेरियस स्टेट इन द कंट्री। अब इससे क्या होगा कि बच्चे प्रोजेक्ट बनाएंगे और बच्चे क्या अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन, अलग अलग रिसोर्सेज से क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे और बताएंगे कि हाँ इस स्टेट के लोग इस तरह का खाना खाते हैं, यहाँ के लोग ये खाते हैं। साउथ में ज़्यादा क्या होता है, कोकोनट ऑयल का यूज़ होता है ना। जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं वो सी फूड को प्रेफर करते हैं। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड वो अगर प्रोजेक्ट बना के लाएंगे तो इससे ज़्यादा उनकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 63 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटिंग ऑफ द जनरल अप्रोच टू बी द फॉलोड फॉर द ईवीएस इन ए प्राइमरी क्लास एक्सेप्ट फ्रॉम। यानी यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट पूछ रहा है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ नॉट पूछ रहा, कहाँ एक्सेप्ट। कभी कभी क्या है ना, जल्दी में हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और इन सब जो पर्टिकुलर वर्ड्स लिखे रहते हैं उनको हम भूल जाते हैं, है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाता है। कौन सा ऐसा मतलब ये है मेथड है जिसको हम यूज नहीं करते हैं प्राइमरी लेवल पर, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त से अमूर्त। ये भी सही है, हम कॉन्क्रीट से यानी कोई चीज को दिखाकर पहले समझाते हैं, बाद में बच्चे कहाँ जाते हैं, इमेजिनेशन पर जाते हैं। दूसरा है सिंपल से कॉम्प्लेक्स, एकदम सही बात है कि सरल से कठिन की ओर जाना है। लोकल टू ग्लोबल, हाँ पहले हम लोकल चीजों को बताएंगे जो हमारे आसपास है, उसके बाद हम उसके बियॉन्ड द बाउंड्री जाएंगे। चौथा है एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों ऑप्शन जो है ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। अगर हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यानी मूर्त से अमूर्त पढ़ा रहे हैं तो हम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट कैसे पढ़ा सकते हैं, दोनों तो प्राइमरी लेवल पे फॉलो होगा नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका नहीं होगा। कहाँ नहीं यूज होगा, प्राइमरी लेवल पे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा है कि कौन सा नहीं करना है ना, कौन सा मेथड को यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड बढ़ते हैं। स्टडी द फॉलोइंग टेबल। पेट्रोल के प्राइस को दिया है ना, पर लीटर। जून 2007 में क्या था, 47.74, और दिसंबर 2014 में क्या था, 61.33। उसी तरह डीजल का प्राइस भी दिया है 35.21 और 50.51, इतना दिया है। आफ्टर स्टडिंग द एबव टेबल देवमीत ए क्लास 5th स्टूडेंट रॉट द फॉलोइंग इन हिज नोटबुक। और ये सब चीजें, ये चीज एक बच्चा है जो इस चार्ट को पढ़ने के बाद इन सब चीजों को लिखता है। ठीक है ना। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब कौन सा करेक्ट होगा, है ना, कौन से दो स्टेटमेंट जो होंगे वो करेक्ट होंगे और इससे इस डेटा से निकल के आएगा, वो हम अब देखेंगे। ठीक है। पहला क्या, पेट्रोल इज मोर एक्सपेंसिव फ्यूल देन डीजल। पेट्रोल क्या है, मोर एक्सपेंसिव फ्यूल है डीजल से। ठीक है। दूसरा है परसेंटेज इंक्रीज इन ए प्राइस ऑफ डीजल इज मोर देन दैट ऑफ द पेट्रोल। यानी जो डीजल का प्राइस इंक्रीज किया है उसका परसेंटेज पेट्रोल के प्राइस से ज्यादा है। डीजल इज चीपर एंड दैट इज वाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट रन ऑन इट। डीजल क्या होता है, सस्ता होता है, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसी पर चलते हैं। डीजल इज चीपर फ्यूल देन पेट्रोल। डीजल क्या है, चीपर है फ्यूल पेट्रोल से, एंड पीपल शुड बाय डीजल व्हीकल। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा और इसके थ्रू आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है। अब यहां पर क्या दे रहा है, यहां पर है कि देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि सी एंड डी आर इंटरफेरेंस, यानी सी और डी क्या है, निष्कर्ष है। तो बिल्कुल नहीं, सी और डी निष्कर्ष नहीं है। निष्कर्ष यानी आपको उससे क्या समझ में आया। ए एंड डी आर ऑब्जर्वेशन। ए और डी क्या है, ऑब्जर्वेशन है, ये आपको बता रहा है यहाँ पे। तो वो देखते हैं। फिर बी एंड सी आर ऑब्जर्वेशन, ए एंड सी आर ऑब्जर्वेशन।
तो ARG देखते हैं, पेट्रोल इज मोर एक्सपेंसिव देन डीजल। ये तो बिल्कुल सही है कि आपको यहाँ से देखकर ही डेटा समझ में आ रहा है कि पेट्रोल क्या है, महंगा है डीजल से। दूसरा है यहाँ पे C है, डीजल इज चीपर एंड देन इट इज वाई ए पब्लिक। हाँ, ये भी सही है कि डीजल चीपर होता है, इसीलिए बहुत सारे बस वगैरह में क्या यूज किया जाता है, बस वगैरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डीजल का। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ए भी ऑब्जर्वेशन है। ए क्या है, ए से ए को एब्जॉर्ब किया जा रहा है और डीजल सी को भी किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, ANCR ऑब्जर्वेशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड बढ़ते हैं। Mahika, a teacher of class 5th, wanted her student to absorb a plant in a surrounding for meaningful learning. What should she encourage to a children to do? कक्षा 5 की अध्यापिका महिका चाहती हैं कि उनके विद्यार्थी आसपास के पौधे का अवलोकन करे, सार्थक अधिगम यानी अच्छी तरीके से सीखने के लिए यानी मीनिंगफुल लर्निंग हो क्लासरूम में के लिए बच्चे उसको क्या करके बच्चों को क्या करने के लिए वो प्रोत्साहित करेगी। यानी आपको ये बताना है कि बच्चे महिका को क्या करना है, महिका को पढ़ाना है क्या, प्लांट के बारे में, है ना। वो चाहती है ना कि बच्चे जो हैं वो प्लांट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करें, उनका ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़े, है ना। तो वो उसको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे बच्चे की ना मीनिंगफुल लर्निंग हो। यहाँ पे आपको फोकस करना है कि यहाँ पे मीनिंगफुल लर्निंग, क्योंकि हमको लर्निंग कैसी होनी चाहिए, मीनिंगफुल, उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए। ऐसे नहीं कि पढ़ाए लेक्चर मेथड से, पैसिव लर्निंग हो रही है, बच्चे एक्टिव नहीं है, पढ़ा के चले गए। हमको ऐसा करना है ना कि बच्चे एक्टिव रहे और रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाना है, ताकि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इसमें पहले ऑप्शन को हम देखते हैं, एप्रिसिएटिंग द प्लांट आर यूजफुल फॉर अस। यहाँ पे क्या है, बोल दे एप्रिसिएट करेगी। देखिए अच्छा तो है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, बेस्ट मेथड को चुनना है। यानी चारों ऑप्शन कभी कभी आपको सही लगेंगे, लेकिन चारों में से आपको बेस्ट ऑप्शन कौन रहेगा उसको आपको टिक लगा के आना है। राइटिंग द नेम ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बच्चे जाएंगे कहीं से भी, किसी भी गूगल से कहीं से भी सर्च करके लाके लिख के दे देंगे। थर्ड ऑप्शन है ऑब्जर्विंग द डिफरेंस इन देयर हाइट, लीव, स्मेल एंड प्लेस ऑफ ग्रोइंग, अंडरस्टैंडिंग द प्लांट आर लिविंग बीइंग। देखिए ये जो है ये भी पैसिव हो गया, ये भी पैसिव हो गया और ये भी पैसिव हो गया। यानी इससे बच्चों कुछ सीखेंगे नहीं, है ना, बस एक लेक्चर टाइप का हो गया या कुछ इस तरह का हो गया कि बच्चे गए अपना लिखकर अपना काम करके लाके दे दिए। लेकिन जब वो क्या देगी, एब्जॉर्बिंग द डिफरेंट, मतलब वो क्या करेगी, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्किल को डेवलप करने की कोशिश करेगी। वो क्या करेगी कि जाकर देखिए कि कौन से पेड़ ट्री है, उसकी हाइट कैसी है, कितना डिफरेंस है हाइट में, है ना। यहाँ पे क्लासिफिकेशन स्किल भी डेवलप होगा बच्चों का। लिप्स क्या होते हैं, किसी की ब्रॉड लिप होती है, किसी की बहुत पतली होती है ना। फ्लावर को देखेंगे, उसके स्मेल को देखेंगे, सबके अलग अलग कलर के फ्लावर होते हैं। तो बच्चे क्या होंगे, बहुत पास से इसको जाके एब्जॉर्ब करेंगे और उसको नोटिस करेंगे, है ना। और बच्चों को ये क्या होगा, एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस को फील करेंगे, जिससे उनको ज़्यादा समझ में आएगा। और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा इसी रीजन से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड बढ़ते हैं। Which of the following is not be an appropriate indicator for assessment in EVS at primary level? अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब EVS में आप असेसमेंट करेंगे, बच्चों का क्या करेंगे, आकलन करेंगे, है ना, कि बच्चों तो आपको कौन सा मेथड आपको यूज करना है ना असेसमेंट के लिए। तो पहला है क्वेश्चनिंग बहुत अच्छा मेथड होता है। कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी, ये भी सही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों ये देखेंगे कि बच्चे कितना कंसर्न है इक्वलिटी के मैटर पर, जस्टिस के मैटर पे, है ना, न्याय और समानता के प्रति चिंता। कोऑपरेशन की भावना बच्चों में रहनी चाहिए, ये भी बहुत अच्छा बच्चों में देखा जाना चाहिए कि ये बहुत ही अच्छा चीज है। क्वेश्चनिंग बच्चों में होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग पावर होना चाहिए। रिमेम्बरिंग को हम नहीं देखेंगे कि बच्चे की लर्न करने की, है ना, रोट लर्निंग की कितनी कैपेसिटी है, उसको हम नहीं देखेंगे, क्योंकि एनसीएफ क्या बोलता है, रोट लर्निंग को हटाने की बात करता है। क्योंकि बच्चों का फोकस रोट लर्निंग में नहीं होना चाहिए, बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस कराना है ना, कॉन्टेक्स्ट में बच्चों को पढ़ाना है। आपको डिफिनेशन से, रोट लर्निंग से यानी रट्टाफिकेशन से बच्चों को दूर ले जाना है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी स्मरण रखने वाला को हम असेसमेंट में नहीं रखते हैं, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन है। योर प्रिंसिपल आस्क यू टू टेक क्लास 5 स्टूडेंट ऑन द एजुकेशनल विजिट, what would be you included while planning for such a visit to a make इट्स मीनिंगफुल लर्निंग। अच्छा, आपका प्रिंसिपल आपसे बोल रहा है कि आपको कहाँ जाना है, एक एजुकेशनल ट्रिप पे जाना है, और आप क्या करोगे कि आप एक मीनिंगफुल लर्निंग बच्चों को दे सको, बच्चे वहां से बहुत कुछ सीख सके, है ना। तो आपको क्या क्या किन चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट टू फाइंड एंड रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस टू बी विजिट। बच्चों से कहेंगे कि आप फाइंड कीजिए और रीड कीजिए जहां पर हम घूमने जा रहे हैं उसके बारे में। टेकिंग एनफ फूड एंड गेम्स टू एंजॉय। अब देखिए यहाँ पर हमको फील्ड ट्रिप का मतलब क्या है कि हम पास से जाके नेचर को एब्जॉर्व करें और उसके बारे में पता करें। तो यहाँ पे खाने का और गेम्स का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। ये क्या है, ये क्या होती है, ये सब होती है सेकेंडरी चीजें, यानी ये तो उसके साथ करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो मेन चीज है जिसके लिए हम जा रहे हैं उस पर हमको फोकस करना है। ठीक है। इंश्योरिंग दैट स्टूडेंट शुड बी डिसिप्लिन एंड शुड विजिट द प्लेस क्वाइटली। आपको, आप किस लिए जा रहे हो, आप वहां पे कुछ सीखने जा रहे हो, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए जा रहे हो, तो आपको डिसिप्लिन और ये सब चीज़ों पे यानी डंडे वाली बात नहीं करनी है। चौथा ऑप्शन है प्रिपेयरिंग स्ट्रक्चर एक्टिविटी शुड अबाउट द प्लेस टू बी विजिट एंड शेयरिंग द सेम विथ द स्टूडेंट बिफोर द विजिट फॉर द ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग। देखिए पढ़ने से ही आपको लग रहा है ना कि ये ऑप्शन सही है, क्योंकि मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, ऑथेंटिक लर्निंग के लिए, है ना, आपको क्या करना है, क्रियाकलापों का एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना है और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उस विद्यार्थियों के साथ यात्रा को पूरा साझा करना है। यानी क्या करना है, शेयरिंग करना है कि हमने यहाँ से ये सीखा। सबसे पहले आप नोटबुक लेके जाओगे, जिस जिस स्थान पे जाओगे उसके बारे में लिखोगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसकी क्या क्वालिटी, उसके कैरेक्टर के बारे में, है ना, क्यों आए हैं हम घूमने, क्या हमने ऑब्जर्व किया, उन सब चीज़ों का एक अच्छा सा चार्ट तैयार करोगे, शीट तैयार करोगे। और सबने क्या क्या, देखिए सबकी ऑब्जर्वेशन स्किल अलग अलग होती है, और सब क्या क्या सबने क्या ऑब्जर्व किया उसको एक दूसरे से शेयर करोगे। इस तरह का आपको प्रोग्राम डिजाइन करके जाना है और ये करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Story and poem can be effectively used in a teaching of EVS at primary level. The main purpose of using them in EVS is, देखिए एनसीएफ क्या करना है, कहता है ना कि हम लोग को ना सारे सब्जेक्ट को जोड़ के पढ़ाना है ना, यानी इंटीग्रेशन में पढ़ाना है। यानी कि हम मैथ्स पढ़ाएं तो लगे कि हम ईवीएस को जोड़ दें। ईवीएस में बहुत सारे क्या होते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, है ना, कैलकुलेशन से, मैप से रिलेटेड। मैथ्स में भी ईवीएस में भी मैथ, कभी साइंस में हम सोशल साइंस को भी पढ़ लेते हैं। तो क्या है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि स्टोरी एंड पोएम को ईवीएस में घुसाना है। यानी यहाँ पे क्या दे रहा है, लैंग्वेज को घुसाया जा रहा है। स्टोरी एंड पोएम किस में होती है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होती है, तो उसको ईवीएस में। तो इसका मेन पर्पस क्या है, तो पहला क्या है, देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है कि प्रोवाइडिंग कॉन्सेप्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी हमको पूरा संपूर्ण जानकारी देना है ना, आपको कॉन्सेप्चुअल यानी इंटीग्रेशन के थ्रू पढ़ाना है, इंटीग्रेटेड लर्निंग पे फोकस करना है ना। तो क्या होगा, सीखने के लिए संदर्भ भगत वातावरण प्रदान करना है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। फिर भी हम ऑप्शन दूसरे को भी चेक करेंगे, क्योंकि चेक करना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है ना, हम जल्दी में कोई और होगा कुछ और मार के कुछ और आ जाते हैं। लेकिन इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन को पढ़ें और उसके ऑप्शन को भी पढ़ें, है ना, उसके बाद टिक लगाएं। मेक द लेसन एंजॉयफुल, एंजॉय करने के लिए लेसन को पढ़ेंगे। प्रमोट लैंग्विस्टिक स्किल, नहीं लैंग्विस्टिक स्किल आपको प्रमोट करना है तो आप तो लैंग्वेज का यूज कर ही रहे हो, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश तो आप पढ़ ही रहे हो, है ना। कैटर टू डाइवर्सिटी इन द क्लास, देखो डाइवर्सिटी इन द क्लास को कैटर करने के लिए नहीं, उस वहां पर आप किसका, जब आपको क्लास में डाइवर्सिटी को आपको कैटर करना है, सॉल्व करना है, तो वहां पर आपको डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, है ना, यानी डिफरेंट मेथड का यूज करना होता है पढ़ाने में। यहाँ पे हम इसका एक ही फोकस है कि हमको संदर्भ में पढ़ाना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, हाउ वुड अ प्राइमरी टीचर इफेक्टिवली एक्सेस अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th ऑन द टॉपिक ऑफ स्कार्सिटी ऑफ वाटर। यानी स्कार्सिटी यानी पानी की कमी के बारे में आपको अपने स्टूडेंट को पढ़ाना है, तो आप क्या बच्चों को इफेक्टिवली एक्सेस अ स्टूडेंट, तो आप बच्चों में क्या ऐसा देखेंगे जिससे आप पता लगेगा, या बच्चों में क्या ऐसी बातें बताएंगे जिससे बच्चों की स्कार्सिटी ऑफ वाटर से रिलेटेड उनकी थिंकिंग जो होगी वो डेवलप होगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कंडक्टिंग ए रिटन टेस्ट ऑन द अबव टॉपिक। आप बच्चों को दे देंगे कि ये स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, जाइए इस पर कुछ लिख के लेकर आइए, ठीक है। बाई फाइंडिंग आउट, लेकिन आपको मीनिंगफुल लर्निंग पे फोकस करना है ना, तो आपको कुछ ऐसा देना पड़ेगा बच्चों को एक्सेस करने के लिए, यानी बच्चों का क्या करना है, आकलन करना है, तो उसमें आपको ऐसा कुछ देना पड़ेगा जिससे बच्चों को आप मतलब एक अच्छे वे में, एक है ना, संपूर्ण एक्सेस कर सके, यानी बहुत अच्छे से आकलन उनका कर सके और बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख सके। बाई फाइंडिंग आउट हाउ दे हैव स्टार्टेड सेविंग वाटर इन देयर डे टू डे लाइफ। देखिए ये ऑप्शन देखने में बिल्कुल, सुनने में, पढ़ने में सही लग रहा है। देखिए क्या है कि बच्चों को ये बोलेंगे कि आप पता करो कि आप कैसे आप पानी की सेविंग कर सकते हो, है ना, अपने डे टू डे यानी डेली लाइफ में अपने वाटर की सेविंग आपने कैसे करनी है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजिंग ए पोस्टर, मेकिंग एक्टिविटी ऑफ वाटर कंजर्वेशन, आस्किंग स्टूडेंट टू राइट स्लोगन ऑन द सेविंग वाटर। देखिए आप ये सब क्या है, ये इससे बच्चे सीखेंगे नहीं, सीखेंगे बच्चे कब, जब बच्चे डिफरेंट तरीके से सोचना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर यह जो क्वेश्चन दिया है कि बाई फाइंडिंग आउट हाउ, वो टीचर क्वेश्चन देगा कि जाइए पता कीजिए और पता करके आइए और या लिख के दिखाइए कि आप किस तरह अपने दैनिक जीवन में पानी को सेव कर सकते हैं, उसके तरीके को आपको बताना है। तो इससे क्या बच्चे क्या होंगे, बच्चे की थिंकिंग पावर डेवलप होगी, बच्चे अलग अलग तरीके से सोचना शुरू करेंगे, अपने अपनी अलग अलग हाइपोथेसिस बनाएंगे। बच्चे बताएंगे कि हम ऐसे करेंगे तो पानी सेव, जब हम ब्रश करेंगे तो हमको टैप को यानी नल को बंद रखना चाहिए, ये सेविंग हुआ वाटर का। हमको एक्सेस पानी खुला नहीं छोड़ना है, यानी बकेट आपका भर गया फिर भी पानी चल चल रहा है, वो सब चीजें नहीं करनी है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड बढ़ते हैं। मैपिंग एट प्राइमरी लेवल प्रोमोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इन लर्नर। अच्छा, प्राइमरी लेवल में मैपिंग का एक ये दिया गया टॉपिक दिया, क्यों दिया गया है उसको आपको बताना है। कैलकुलेशन एंड एस्टिमेशन, ड्राइंग अकॉर्डिंग टू द स्केल, आइडिया अबाउट द रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन एंड नीट ड्राइंग। देखिए मैपिंग का कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया है प्राइमरी क्लास में, ताकि बच्चों को ये पता चले कि एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में, है ना, एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में हमें मैपिंग के थ्रू पता चले। बच्चे क्या पता करेंगे इसके थ्रू, बच्चे पता है कि अच्छा इधर ऐसे घूमेंगे, ये होता है नॉर्थ, और इस तरह मैप समझेंगे तो उनको क्या समझ में आएगा, डायरेक्शन के बारे में समझ में आएगा, है ना, कि ये नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है ना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है ना। तो इधर अगर हम अपने घर से इधर नॉर्थ जाएंगे, हम नॉर्थ जाएंगे इस साइड, फिर हम इधर हम ईस्ट घूमेंगे, फिर हम साउथ जाएंगे, तो इससे क्या होगा, एग्जैक्ट लोकेशन, रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन बच्चों की डेवलप होगी और उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैपिंग क्यों होता है, आइडिया अबाउट द रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, दिशा बोधक की जानकारी, स्थिति एंड दिशा बोधक की जानकारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस प्लांट हैव लीव विच आर यूज एज ए वेजिटेबल, इट्स सीड आर यूज टू प्रोड्यूस वाइल। अब आपको बताना है कि एक प्लांट है जिसके हम लीव्स को क्या करते हैं, वेजिटेबल बना के खाते हैं, उनकी सब्जियों को खाते हैं, और उसके सीड से हम क्या हमें मिलता है, ऑयल मिलता है, तेल मिलता है। तो वो कौन सा प्लांट है, वो है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, क्या किस सरसों का तेल हम यूज करते हैं ना खाना बनाने में, और सरसों की साग खाते हैं ना, यानी मक्के दी रोटी, सरसों का साग आपने सुना होगा ना। तो उसके पत्तों से क्या बनता है, साग, उसके पत्तों से साग बनाया जाता है, ये सब्जी बनाई जाती है, और उसके सीड से क्या निकलता है, तेल निकलता है, जिसे हम सरसों का तेल कहते हैं, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके 2 या 2 से अधिक हम लोग पार्ट को यूज करते हैं, तो उसमें एक मस्टर्ड आता है, एक बनाना आता है, इन सब चीजों को हम
पढ़ चुके हैं ईवीएस में। अगर आपको ईवीएस आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत ही अच्छे से ईवीएस को पढ़ाया हुआ है, एक एक टॉपिक मैंने पढ़ाई है। और उसके बाद अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ डिजीज, 72 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ डिजीज कॉज एंड स्प्रेड बाय मॉस्किटो। आपको बताना है कि मॉस्किटो के कारण कौन सी डिजीज होती है। कॉलेरा, डेंगू, मलेरिया। देखिए मलेरिया एंड डेंगू तो होती है लेकिन कॉलेरा नहीं होता है। चिकनगुनिया, डेंगू एंड मलेरिया, हाँ ये तीनों जो है ये तीनों मॉस्किटो के काटने से ही होती है। फिर भी ऑप्शन अदर भी चेक करेंगे हम, चिकनगुनिया, कॉलेरा, फिर कॉलेरा को तो हमको काट ही देना है ना, कॉलेरा नहीं होता है मॉस्किटो से। चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड, टाइफाइड भी नहीं होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देखिए ऑन अ state map at it one corner it mention scale 1 centimeter is equal to 110 meter. If on the map the measure distance between any two city is इतना सेंटीमीटर, ठीक है, the actual distance between the two cities इतना। अब देखिए यहाँ पे बताया कि एक स्टेट मैप को दिखाया गया है, ठीक है ना, उसमें दो सिटी के बीच का जो है डिस्टेंस क्या दिखाया गया है, 9.7 मीटर। लेकिन मैप पे हम क्या करते हैं, मैप तो छोटा एरिया होता है ना, तो हम किलोमीटर में किसी भी चीज़ को शो नहीं कर सकते, तो हम किस में शो करते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर हम शो करते हैं। तो आपको बताना है कि बताइए कि एग्जैक्ट क्या होगा, है ना, एग्जैक्ट आपको उस दोनों सिटी के बीच में एग्जैक्ट डिस्टेंस को बताना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, अब इसको निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, यहाँ पे दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या दिया है 110 मीटर दिया है ना। तो आपको अब इसको 9.7 को आपको चेंज कर देना है। 9.7 जो है 9.7 मिनट 9.7 मल्टीप्लाई बाई 110 करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, आपको निकल जाएगा 1067 है ना, ये होगा। तो आपको कितना हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन आपका आंसर किस में है, सारा किलोमीटर में है। तो 1067 को आपको मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 1000 से, है ना, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 1067 मीटर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड बढ़ते हैं। Which of the following statement is statement about bronze? ब्रॉन्ज के बारे में आपको बताना है। पिछले वाले इसमें भी, पिछले वाला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें भी ब्रॉन्ज के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 है, आपको बताना है कि इसमें से ब्रॉन्ज के बारे में कौन सी सही बातें बताई गई है, ठीक है ना। इट इज़ एन एलिमेंट लाइक एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर। ये एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर के जैसा एलिमेंट है, बिल्कुल नहीं, ये एलॉय है। वो ब्रॉन्ज क्या है, एलिमेंट नहीं है, एलॉय है। एलॉय किसका है, कॉपर एंड टिन का से बनता है ना। इट इज ए मेड बाय मेल्टिंग कॉपर एंड टिन इन ए फर्नेस, ये बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन सही है आपको लग रहा है। ट्राइबल पीपल हैव बीन यूज ब्रॉन्ज सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ये भी सही है, पढ़ा हुआ है, पढ़ाया हुआ है क्लास में। द ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज आर लाइटर बट मच स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ द एल्युमिनियम। देखिए ये भी ऑप्शन गलत है। देखिए जो ब्रॉन्ज से जो बनता है ना वो तो एक तो हैवियर होता है और क्या स्ट्रॉन्गर देन एल्युमिनियम, ये भी गलत दिया हुआ है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 ही है इसमें करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ब्रॉन्ज क्या होता है,
कॉपर एंड टिन से बना होता है, कॉपर 88% होता है और टिन कितना होता है 12% होता है। ठीक है, ये हैवियर होता है और ट्राइबल पीपल यानी जो आदिवासी लोग इसका यूज करते हैं। और ये एलिमेंट नहीं है, इट्स नॉट अ एलिमेंट, ये क्या है, एलॉय है ना, एलॉय। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड बढ़ते हैं। Which of the following are the tool technique of assessment in EVS in primary level? प्राइमरी लेवल पर आपको EVS का असेसमेंट करना है तो कौन सा जो है वो टेक्निक का यूज करेंगे। देखिए तो उसमें क्या है, प्रोजेक्ट असेसमेंट टूल की बात हो रही है, तो प्रोजेक्ट में वर्क ये भी टूल है जिससे आप पता करोगे कि बच्चे ने किस तरह का प्रोजेक्ट किया। जनरल राइटिंग से भी करोगे एंड कॉन्सेप्ट मैपिंग से भी करोगे, लेकिन फील्ड ट्रिप से आप किसी को एक्सेस नहीं कर सकते। फील्ड ट्रिप क्या होता है, पढ़ाने की एक टेक्निक होती है ना, पढ़ाने की टेक्निक होती है जिससे मीनिंगफुल लर्निंग हो सके। तो कौन सा टूल होगा, यानी ACND। कौन से ऑप्शन में ACND, नहीं फील्ड ट्रिप से भी करते हैं, फील्ड ट्रिप से भी हम कर सकते हैं, सॉरी फील्ड ट्रिप से भी हम कर सकते हैं। यानी प्रोजेक्ट वर्क भी होगा, फील्ड ट्रिप से भी बच्चों को कि किस बच्चे ने कितना ज्यादा सीखा है ना, इससे कर सकते हैं। जनरल राइटिंग से भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। A B C and D विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following strategies seem most appropriate for teaching map to a primary grade? अब आपको प्राइमरी लेवल पर मैप पढ़ाना है तो आपको बताना है कि कौन सा तरीका सही रहेगा जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। पहला है इंस्ट्रक्टिंग लर्नर टू ब्रिंग द मैप ऑफ इंडिया फ्रॉम देयर होम। बच्चों को क्या बताना है कि जाओ अपने इंडिया का मैप घर से लेके आना है ना। शो एन एटलस टू लर्नर एंड आस्किंग देम टू लोकेट डिफरेंट प्लेस। एटलस को दिखा के आपको बताना है कि आप आपको क्या बताना है, प्लेस को आप लोकेट कीजिए, बताइए। फैसिलिटेटिंग लर्नर टू कंस्ट्रक्ट मैप ऑफ देयर इमीडिएट सराउंडिंग बाय यूजिंग देयर ओन सैम्बल एंड फोकसिंग ऑन द रिलेटिव पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द थिंग। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें आ गई, जिसमें जितना ज्यादा दिया रहे ना, जितने स्किल को डेवलप करने की बात करें ना, वो बेस्ट आंसर होता है। देखिए सबसे पहले तो आपको इमीडिएट सराउंडिंग यानी रियल लाइफ से जोड़ दिया गया, ये एक बात हो गई। दूसरा हो गया आपको अपना ओन सैम्बल यूज करना है, यानी गार्डन के लिए हम मान लो स्टार मार्क करेंगे कि अपने अपने नियर जो आपकी जो नियर सराउंडिंग है ना उसको डेवलप करके लाना। आपके आस पड़ोस में जो सराउंडिंग है उसका मैप तैयार करना है। तो आप क्या लिखोगे, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, ये हमारे सोसाइटी का गेट है, फिर यहाँ बिल्डिंग है, फिर यहाँ से आप इधर जाओगे तो पार्किंग है, लेफ्ट जाओगे राइट जाओगे। तो इससे क्या होगे, बच्चे क्या होंगे ना, बच्चों को मैप बनाने की, मैप का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। और बच्चे अपना सैंपल डेवलप करेंगे कि हमारे सोसाइटी में गार्डन है तो गार्डन को बच्चे क्या स्टार मार्क से करेंगे। हमारे सोसाइटी में क्या है, फुटपाथ है तो फुटपाथ को बच्चे क्या करेंगे, ट्रायंगल के रूप में दिखाएंगे। तो इस तरह से क्या होगी, बच्चों की रिलेटिव पोजीशन और डायरेक्शन क्या होगी, डेवलप होगी। और यही क्या होगा, बेस्ट क्या होगा, ऑप्शन होगा, है ना। शिक्षार्थियों की सहायता करने की वे अपने ही संकेतों का प्रयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाए तथा वस्तुओं को संक्षेपण, स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following should be the most important aspect of EVS teaching at primary level? प्राइमरी लेवल पर EVS को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1, अचीविंग सक्सेस इन असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, कनेक्टिंग लर्नर टू नेचुरल एंड सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट एंड कंडक्टिंग एक्टिविटी एंड डेवलपिंग स्किल। सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा आपको लगा, ऑप्शन नंबर 3। कहाँ पे क्या करेंगे, बच्चों को कनेक्ट करेंगे, किससे, नेचुरल यानी रियल लाइफ है ना, इन्वायरमेंट से, और सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट से जोड़ेंगे, जिससे बच्चे क्या हो जाएंगे, बहुत सारा ईवीएस का फुल फॉर्म ही क्या होता है, इन्वायरमेंटल स्टडी। जब आप नेचर से ही जोड़ दिए, अपने सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट से ही जोड़ दिए, तो बच्चे क्या होंगे, ईवीएस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टीचिंग ऑफ ईवीएस शुड
encourage process skill which are the core of the inquiry based hand on learning, which of the following is not such a skill। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि ईवीएस को पढ़ाने के लिए कौन कौन से स्किल सही रहेगी जो जिससे बच्चे क्या कर सकेंगे, हैंड ऑन लर्निंग के थ्रू, यानी हैंड ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू सीख पाएंगे। अब यहाँ पे नॉट पूछा है ना, यानी और कौन ऐसा है जो नहीं होगा ईवीएस टीचिंग के लिए, है ना, कौन सी। देखिए ये चारों जो है ना ये स्किल है, डिटर्मिनेशन, इन्फरिंग, ऑब्जर्विंग एंड प्रिडिक्टिंग, ये सब क्या है, स्किल है। लेकिन आपको प्राइमरी लेवल पे जब ईवीएस को पढ़ाना है तो कौन सी स्किल इसमें यूज नहीं होगी, इन्फरिंग भी होगी, ऑब्जर्वेशन भी होगा और प्रिडिक्टिंग भी होगा। लेकिन ये डिटर्मिनेशन वाली जो स्किल होती है ना ये बड़ों बच्चों के लिए होती है। इसमें क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बच्चे फोकस करेंगे, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, इवेल्युएशन पे फोकस करेंगे, है ना। तो ये सबसे रिलेटेड डिटर्मिनेशन होगा। तो कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 नहीं होगा और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी निर्धारण कभी भी बच्चों को ईवीएस सिखाने के लिए प्राइमरी लेवल पर नहीं यूज किया जाता। ठीक है, चलिए स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द झूम फार्मिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है झूम फार्मिंग टॉपिक, है ना, जो कि कहाँ होती है, मिजोरम में होती है। इस चीज को भी याद रखिएगा। तो ये इस झूम फार्मिंग से, एलिफेंट से, इन सब चीजों से एक क्वेश्चन हर साल बनता है, ठीक है ना। तो इस पर आपको इन सब टॉपिकों पर आपको फोकस करना है। तो अब झूम फार्मिंग के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए, आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर। बिल्कुल सही, ये सही है कि लैंड को कट होने के बाद जब हम क्रॉप को, जब अनाज कट जाता है तो उसको कुछ सालों तक वहां छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं उगाते हैं, ठीक है। बैम्बू और वीड, है ना, खरपतवार और बांस जो रहते हैं, विच आर ग्रोन ऑन द लैंड आर कट एंड बर्न। अब उसको क्या कहते हैं, इसमें क्या दिया है कि जो बैम्बू और वीड्स होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, उसको क्या किया जाता है, काट दिया जाता है और उसको जला दिया जाता है। जलाने से क्या होगा, वहां पे वो खाद का काम करेगा, है ना। जला देने से वो क्या करते हैं, जड़ से नहीं उखाड़ते हैं, उसको क्या करते हैं, ऊपर से काटते हुए जला देते हैं, है ना। तो ये भी इसमें दिया है कि उसको उखाड़ देते हैं। कभी कभी आता है ना क्वेश्चन में, ऑप्शन दे देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि उसको जड़ से उखाड़ दिया जाता है। तो कभी भी उसको जड़ से नहीं उखाड़ा जाता है, उसको क्या किया जाता है, काट के जलाया जाता है, ठीक है ना। लैंड आर डीपली प्लग्ड बिफोर स्नोइंग द सीड। अब सीड उगाने से पहले क्या किया जाता है, लैंड को क्या किया जाता है, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। तो नहीं, गहरी, यहीं पे ऑप्शन यहाँ पर ही गलत हो गया। ये जो है ना, ये जो डीप लिखा है ना, डीप नहीं, लाइटली डग अप के बारे में हमने पढ़ा है ना, लाइटली डग अप, लाइटली डग अप करते हैं। तो ये ऑप्शन डीपली यानी बहुत ज्यादा करते नहीं, थोड़ा थोड़ा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये तो गलत हो गया। इन वन फार्म देयर आर 3 to 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप आर ग्रोन। बिल्कुल सही है, एक फार्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या करते हैं, क्रॉप को उगाते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप को उगाते हैं। और केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड आर ऑल्सो यूज्ड एज पर नीड। नहीं, ये भी गलत है। देखिए वहां पे लैंड को छोड़ा ही इसलिए जाता है ना कि वो खुद ब खुद नेचुरल टाइप्स का खाद बन जाए। तो जब हम नेचुरल टाइप्स ऑफ खाद बनाने के लिए उस लैंड को बहुत दिनों तक छोड़ देते हैं, फिर उसको जलाते हैं, ऐश का यूज किया जाता है ना, मैन्योर के लिए। तो यहाँ पर ये केमिकल फर्टिलाइजर की तो कहीं बात ही नहीं की गई है इस वाले चैप्टर या इस टॉपिक पे। तो आपका यहाँ पे बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही हुआ। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड डी, कौन सा ऑप्शन है, ए बी एंड डी, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। राधा यूज ट्रेवल टिकट of a different type, which of the following concept could be effectively discussed by using such ticket, ठीक है ना। तो राधा क्या करती है, ट्रैवल टिकट ऑफ ए डिफरेंट टाइप, अलग अलग तरह के ट्रैवल टिकट को लेकर आती है क्लास में, और वो क्या समझाना चाहती है बच्चों को। द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल बाई ए डिफरेंट मीन आर डिफरेंट। हाँ, ये बिल्कुल सही है। उस टिकट से बताना चाहती है कि अलग अलग मीन्स, यानी अलग अलग ट्रांसपोर्ट का अलग अलग तरह का टिकट होता है। एरोप्लेन का कॉस्टली होता है, फिर ट्रेन का होता है, बस का होता है, सबके अलग अलग प्राइस होते हैं ना।
तो कॉस्ट ऑफ ट्रेवल डिपेंड अपॉन द फ्यूल यूज इन बाय द व्हीकल, ये बिल्कुल गलत है कि आपको क्या है ना कि स्पीड पर होता है कि कौन कितना जल्दी पहुंचाता है, उस पर आपका ट्रैवल का टिकट रहता है, ना कि आप कौन सा फ्यूल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया, ये सही है। इससे ये पढ़ा, ट्रैवल टिकट से ये पढ़ा सकती है। वी नीड टिकट टू ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये भी सही है कि वो बताना चाहती है कि हमें बच्चों को क्या है यहाँ पे ऑनेस्टी का पाठ पढ़ाना चाहती है कि ईमानदारी से हमें कहीं भी जाना चाहिए तो विदाउट टिकट नहीं जाना चाहिए। हमें किसी भी एक प्लेस से दूसरे जगह पे अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं तो हमको क्या लेकर करना चाहिए, टिकट का लेके यूज करके ही चलना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द रिजर्वेशन प्रोसेस, नहीं, इससे ये पता नहीं चलेगा कि रिजर्वेशन प्रोसेस का, उसके लिए आपको रिजर्वेशन का अलग से फॉर्म लेके उसमें पता चलता है, उसमें अपने डिटेल्स डालने होते हैं, उसके थ्रू आप पता करोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एंड सी कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, if we absorb bird we can find that most of the bird often move their neck। हमने देखा है ना कि बर्ड जो है, बहुत सारी बर्ड ऐसी होती है जो अपने नेक को क्या करती है, लगभग बहुत हद तक चारों तरफ घुमा सकती है या बहुत हद तक घुमा सकती है ना। तो आपको बताना है ऐसा क्यों होता है। देयर आर ईयर आर कवर्ड एंड फ्लाई कैन फ्लाई, ये क्वेश्चन और आंसर का कोई रिलेशन ही नहीं लग रहा है ना, तो ये तो होगा नहीं। द बर्ड हैव 2 आई, ये तो सभी जानते हैं कि बर्ड की 2 आई होती है, सबकी 2 आई होती है ना, ये भी गलत हो गया। देयर आई कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, ये बात सही है कि इनकी आई जो है ना 2 ऑब्जेक्ट को एक बार में देख सकती है, ये भी सही है। इट इज इन मोस्ट ऑफ द आई आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव, हाँ, यही रीजन होता है कि जो बर्ड की आई जो होती है वो फिक्स होती है और वो मूव नहीं कर सकती, तो वो क्या होता है, अपनी गर्दन यानी अपने गले को ही ये चारों तरफ यानी अपने नेक को ही घुमा के वो बहुत हद तक घुमा लेती हैं और दूसरी चीजों को देख सकती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। रीना लव्स मैंगो, अगला क्वेश्चन है, शी वांट टू प्रिजर्व दिस फॉर विंटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड वे ऑफ प्रिजर्विंग देम। देखिए ना, प्रिजर्विंग के बारे में आप बताया गया है ना ईवीएस के सिलेबस में कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें जो फूड है ना, फूड से रिलेटेड प्रिजर्विंग मेथड को बताया गया है कि आप किसी भी चीज को अगर उसका सीजन नहीं है फिर भी आप खाना चाहते हो तो आपको प्रिजर्विंग टेक्निक के बारे में पढ़ाया हुआ है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे आम राउंड द ईयर नाम का एक चैप्टर है ईवीएस में, वो उसमें बताया गया है कि आप आम को कैसे आप विंटर के लिए, क्योंकि आम का सीजन क्या होता है, समर सीजन में, गर्मियों में आता है, तो अगर आपको आम ठंडियों में खाना है तो किस तरह यूज कर सकते हो, कौन से प्रिजर्वेशन टेक्निक का यूज करके आम आप दूसरे सीजन में भी यूज कर सकते हो। तो पहला प्रिजर्विंग जूस एंड स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर, नहीं, ये कितना दिन तक रहेगा, बहुत रहेगा तो 1 महीने तक रहेगा, ये गलत हो गया। पुट इन ए प्लास्टिक बैग, ये भी गलत है। स्टोर इन रेफ्रिजरेटर, ये भी गलत हो गया। इस चैप्टर में बताया गया है कि आपको क्या करना है, आम पापड़ एंड पिकल बना के, यानी अचार बना के और आम पापड़ बना के, आम पापड़ की टेक्निक को बताया गया है कि कैसे बनाते हैं, और इसको और प्रिजर्व करके हम दूसरे सीजन में भी आम को खा सकते हैं, यानी विंटर सीजन में भी खा सकते हैं। और ये भी इसमें बताया गया है कि ग्लास जार को क्या करना है, हमको धूप में सुखा लेना है ताकि उसका जो मॉइस्चर है, नमी है, वो खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फ्रंट टीथ कीप ऑन ग्रोइंग थ्रू आउट द लाइफ, कौन सा ऐसा जानवर है जिसकी जो आगे की जो दांत होती है वो पूरे लाइफ तक क्या होती है, बढ़ते रहती है, उसमें ग्रोथ होते रहता है, तो कौन सा ऐसा, इट हैज टू कीप ग्रोइंग ऑन थिंग टू कीप इट टीथ फ्रॉम कीप ग्नेविंग फ्रॉम द बिकमिंग टू लॉन्ग। हाँ, यहाँ पे ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसकी टीथ जो है वो टीथ का ग्रोथ होते रहता है लाइफ टाइम तक, और इसके लिए वो क्या करती है, बहुत सारी चीजों को फ्रंट टीथ से ही काटती है ताकि उसकी ग्रोथ जो है वो उतनी ना हो जितनी होनी चाहिए और रुकी रहे। तो वो कौन सा एनिमल है, स्क्वेरल की बात की गई है, यानी गिलहरी की टीथ जो होती है वो लाइफ टाइम तक बढ़ते रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
A farmer is growing paddy crop over and over again using excess of fertilizer and pesticide in his field. This practice make the soil his of his field. यानी कोई फार्मर है जो उर्वरकों का और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगाता है। ऐसा करने से क्या होगा, उसकी जमीन जो होगी वो बंजर हो जाएगी, है ना। अब देखिए एक्सेस जब आप यूज करोगे ना फर्टिलाइजर और ये पेस्टिसाइड, तो क्या होगा, जो आपकी जमीन की उर्वरता है ना, यानी बैरन हो जाएगी आपकी वो खेत जो भी है वो जो मिट्टी हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमस वगैरह जो रहता है ना वो सब खत्म हो जाता है और आप वहाँ पे फर्टिलाइजर का यूज करने से और वहाँ पे ग्रोथ कम हो जाएगा, यानी बंजर हो जाएगी जमीन। द नेबरिंग स्टेट ऑफ केरला, यानी केरला का नेबरिंग स्टेट बताना है। जैसे ये इंडिया का मैप है, ठीक है, तो केरला कुछ यहाँ आता है ना, तो आपको नेबरिंग स्टेट बताना है। तो केरला के जस्ट यहाँ पर आपको क्या आता है, कर्नाटक, और यहाँ पर तमिलनाडु। तो नेबरिंग स्टेट कर्नाटक और तमिलनाडु कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, in which of the following state of our countries do most people like to eat seafood cooked in a coconut oil? कौन से ऐसे कंट्री के पार्ट या स्टेट में सी फूड को खाया जाता है और किसके साथ बना के, कोकोनट ऑयल यानी नारियल के तेल के साथ बनाकर खाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन भी, जम्मू एंड कश्मीर में ना फिश को हम लोग मस्टर्ड ऑयल के साथ बनाते हैं, बिहार में भी वही केस है। और मिजोरम में हम कोकोनट ऑयल का यूज नहीं करते और ना ही सी फूड या सी फिश खाते हैं। आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्यों सही होगा, देखिए गोवा क्या है, कोस्टल स्टेट है ना। कोस्टल स्टेट का मतलब होता है समुद्र के किनारे, तो यहाँ पे सी फिश अवेलेबल होगा और यहाँ पर और कोस्टल एरिया में आपको कोकोनट ऑयल बहुत मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिजर्ट ऑफ ट्री सीटेड का फेवरेट, फिर से आगे टॉपिक है ना, पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था, ठीक है ना। डिजर्ट ऑफ ट्री इज ए ट्री ग्रो ऑलमोस्ट एज टॉल एज आवर क्लासरूम। ये बिल्कुल सही बताया गया है डिजर्ट ऑफ ट्री के बारे में। वो एक बच्चा बताता है कि डिजर्ट ऑफ ट्री कैसा होता है, हमारे क्लासरूम के हाइट के से ऑलमोस्ट टॉल एज आवर क्लासरूम अबाउट 4 मीटर, है ना, उतना ही टॉल होता है। लेकिन इसकी खासियत होती है कि उसकी जो जड़ें होती है ना उसकी हाइट से कितनी होती है, 30 गुना ज़्यादा होती हैं। यानी अगर 4 मीटर हाइट है उसकी तो कितना होगा, 4 3 12, 120 मीटर की हाइट होती है किसकी, उसकी जड़ों की। यानी द रूट ऑफ दिस ट्री वाज डाउन नियरली 30 टाइम इट्स हाइट टिल दे रीच वाटर। जब तक उसको वाटर नहीं मिल जाता तब तक उसकी क्या होती है, इतनी लंबी उसकी रूट होती है। और ये कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तानी एरिया में पाया जाता है ना, रेगिस्तानी जहाँ पर पानी की स्कार्सिटी होती है, कमी होती है। वाटर स्टोर इन ए ट्री ट्रंक, हाँ वाटर कहाँ स्टोर होता है, उसके ट्री ट्रंक में। यानी ये जो ट्री होता है ना, ये मान लीजिए ट्री है तो ये होता है ट्री ट्रंक, यहाँ पे स्टोर होता है। और पीपल, वहाँ के जो लोग होते हैं वो यहाँ से पाइप के थ्रू पानी का यूज करते हैं, ठीक है। दिस ट्री इज अबू धाबी, यही गलत ऑप्शन, यही गलत हो गया कि ये ट्री कहाँ मिलता है, अबू धाबी में, जबकि ये ट्री कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन कौन सा सही हुआ, ए बी एंड सी कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आगे कैलकुलेशन से रिलेटेड मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इसका अलग से एक वीडियो बना के लेकर आऊंगी, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, है ना। अ पर्सन बोर्डेड ए ट्रेन ऑन 2 जनवरी 2015 एट मडगांव फॉर नरक्वाइल। द ट्रेन डिपार्चर फ्रॉम मडगांव एंड इतना आवर एंड रीच नगर क्वाइल एट नगर कोली एट 4:45 आवर ऑन द नेक्स्ट डे इन 3 1, हाँ यानी 24 घंटे से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 ट्रेन इज इतना, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी आपको स्पीड निकालनी है ट्रेन की, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है,
डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है डिस्टेंस 114, एक मिनट, डिस्टेंस क्या दिया हुआ है आपका 1140 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर दिया हुआ है। आपको स्पीड निकालना है और उस स्पीड निकालने के लिए आपको पहले टाइम निकालना है, एग्जैक्ट टाइम क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बोला है 2 से 7:45 से शुरू होती है 7:45 यानी सुबह का 7:45 हो रहा है ना, तो रात को 12 बजे तक यानी कि 12 बजे तक आपको निकालना है। तो 12 बजता है यानी 24, 12 को हम 24 से देखते हैं, है ना, मान लेते हैं कि 24 हुआ। 24 से हमको क्या करना है 7:45 को माइनस कर देना है, तो आपको 12 बजे तक की टाइम निकल जाएगी, यानी 12 बजे तक कितना आवर उसने ट्रैवल किया। ठीक है, तो ये क्या होगा 24 से ये 0 से जाएगा नहीं, तो अब हमको क्या करना होगा, इसको 23 बना लेना होगा, यानी 23 पॉइंट, एक इधर पॉइंट लेंगे तो हमको एक आवर में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है ना, तो ये हो जाएगा 7:45 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 5 में से हो जाएगा 5, हमारा आ जाएगा 16 पॉइंट, यानी 16 घंटा आ गया है ना। और यहाँ से 16 घंटा से अब 12 बजे तक निकल गया, कब पहुँच रहा है 4:45 में पहुँच रहा है ना, तो यहाँ पे हमको 16.15 आ गया, यानी क्या हमको पहला टाइम क्या निकला 16 पॉइंट 16.15 पहला टाइम निकल गया, कब के 7:45 से लेके 12 बजे रात तक का, फिर 12 बजे रात से 4 बजे तक कितना हुआ, सीधे सीधे 4 घंटा हो गया, यानी 4.45। अब दोनों टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल कितना घंटा लगा, है ना, टाइम निकालने के लिए कितना टोटल घंटा हो जाएगा 10 1 5 1 ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा यानी 20.60। ठीक है ना, अब यहाँ से डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 1140 डिवाइडेड बाई 20.60 और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें टाइम टेकिंग रहता है, इसीलिए इसकी अलग से मैं वीडियो लेकर आऊँगी। तो आपका आंसर लगभग क्या हो जाएगा, इसको 21 मान लेंगे, 60 के बाद है तो 21 से डिवाइड करोगे ना तो आपको आंसर आता है 54 के आसपास आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर आएगा। आप इसको अगर ध्यान से पढ़िएगा तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है ना, इसलिए मैं इसका अलग से एक वीडियो सेपरेट लेकर आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे रिटन पेपर पर ना आपको समझ में भी अच्छे से नहीं आता होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। A person living in Delhi wanted to visit first Bhopal, Madhya Pradesh, and then Ranchi. The direction of this journey will be first towards. ठीक है ना, आपको डायरेक्शन बताना है कि वो कहाँ गया, पहले भोपाल जा रहा है और भोपाल से फिर उसको जाना है रांची यानी झारखंड, है ना। तो देखिए अगर दिल्ली यहाँ है, एक मिनट, अगर आपका दिल्ली यहाँ है, ठीक है, और दिल्ली से ये भोपाल यहाँ आया, यानी कहाँ आया साउथ में आया, साउथ आया, उसके बाद ये रांची इस साइड पड़ता है झारखंड, तो ईस्ट गया, यानी साउथ से ईस्ट जाएगा, ये साउथ एंड देन टुवर्ड्स ईस्ट। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक शेयर्ड बाय ऑल एनिमल गिवन बिलो। आपको ये कुछ एनिमल के नाम दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इन सब एनिमल की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसी कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सबके लिए है। दे आर पॉइजनस, देखिए पॉइजनस, स्पैरो तो पॉइजनस नहीं होते, टर्टल हाँ, स्नेक और लिजर्ड होते हैं,
ये नहीं हुआ। दे लिव इन ए लैंड एज वेल एज वाटर। देखिए टर्टल, स्पैरो तो क्या है, बर्ड है, ठीक है ना, तो लैंड और वाटर का तो बात ही नहीं हुआ, ठीक है। दिस देयर बॉडीज कवर्ड विथ स्केल। देखिए स्केल तो होता नहीं है, इस पर स्केल होता है, बस टर्टल और स्नेक स्केल्स होता है, लेजर्ड स्पैरो में नहीं होता है। दे लेग, हाँ ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या है, ओविपोरस है, ओविपोरस एनिमल है, यानी जो एनिमल क्या करते हैं, जो एनिमल अंडे देते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओविपोरस। जो बच्चों को, यंग वंस को पैदा करते हैं वो होते हैं विविपेरस। तो ये क्या है, सारे अंडे देने वाले एनिमल है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन को जिसको हमने डिस्कस किया। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि समझाने में टाइम लगा, कोशिश करूंगी और थोड़ा कम में आपको समझा दूं। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।